हम लोगों को बहुत अच्छा, एक बच्चा का मैसेज है, पहले मैं उस मैसेज को पढ़ लेता हूँ, शायद वो मैसेज आप सबके लिए है। आप सबकी ओर से मैसेज कहा गया है बहुत सारा। वो ऐसा स्टूडेंट है कि सब बच्चों के बारे में सोचता है। मैं पहले उसी मैसेज को पढ़ लेता हूँ और उसके बाद अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रुक जाओ, उसका सवाल को मैं देख लेता हूँ, पहले सवाल क्या बोला है। हाँ, लिखा है उसका मैसेज, डियर अनूप सर, हम लोगों का स्टडी का खिचड़ी बन रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या याद रखना है। वेरी गुड। अकाउंट अकॉर्डिंग टू माइनिंग ट्यूटोरियल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई है, ठीक है। खिचड़ी की तरह कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, रिक्वेस्ट नहीं है, ये आपका सजेशन है। थैंक यू सो मच ऐसा सजेशन के लिए, वेरी वेरी। इसका कहना है कि सर जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ वो खिचड़ी बन रहा है। देखो ध्यान सुन, हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासेस में, याद रखना ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो बहुत विशाल विशाल होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि जो छोटा छोटा होता है। तुम सोच के देखो, जैसे हम लोग लास्ट क्लास है केमिकल वाला क्लास में, तो छोटा सा था, उसमें केमिकल्स के बारे में पढ़े, खत्म हो गया। एक दिन में VT रूल खत्म हो गया, तो VT रूल खत्म हो गया। अब उसमें क्या करे बोलो, अब उसमें खोद के कोई मुर्दा थोड़ी ना निकालना है, खत्म हो गया, उसमें सारा खत्म हो चुका है, उसमें कुछ पढ़ाने वाला बचा ही नहीं। 2 दिन में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग खत्म कर दिए, तो खत्म हो गया तो हो गया, अब क्या पढ़ना उसमें। कंपिटेंट पर्सन के बारे में जितना ऑफिशियल कितना परसेंट में अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में क्लास में खत्म हो गया। तो जो चीज है वो खत्म होते जा रहा है, कोई खिचड़ी नहीं है, सब चीज सेपरेट है। अभी हम लोग रेस्क्यू रूल स्टार्ट किए, ये 3 दिन क्लास चलेगा, 3 दिन के बाद फिर दूसरा खिचड़ी वाला पार्ट आएगा। और खिचड़ी बनेगा कैसे, ये रिवीजन तो करना ही है। हाँ, एक बात था, डीजीएमएस का बच्चा एग्जाम था तो हम लोग बहुत सारा चीज को फोकस करके पढ़ाए। अब से करो, अब से सारा चीज सेपरेट होकर पढ़ेगा, ठीक है। कोई चीज दिक्कत नहीं होगा बाबू, आप लोग सारी चीजों को समझ पाओगे, एकदम इशू नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा, ये समझ में आया। आप जैसे पहले क्लास कर रहे थे वैसे ही होगा, थोड़ा मैं भी निश्चिंत हुआ हूँ। इस चीज के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो माइंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तुमको पता है जब नेशनलाइजेशन हुआ था भारत, सॉरी भारत में जब कर्फ्यू लगा था, आप लोग एक टाइम याद होगा, उस समय इंदिरा गांधी जब कर्फ्यू लगाई थी, उसमें माइंस को हाईजेक नहीं कर पाया गया था। कुछ घटना में समझाता सुन ला। पहला। दूसरा नंबर, अगर मान लो तुम चास नाला का घटना के बारे में सुने हो, तुम धोरी एक्सप्लोजन के बारे में सुने हो, इस तरह बहुत सारे एक्सप्लोजन के बारे में सुनो जहां पर बहुत सारे आदमी लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, इनको रिकवर कर पाना बहुत दिक्कत होता है। तो इन सब चीजों के लिए क्या व्यवस्था है, उसी चीज को करने के लिए अगर माइंस में कोई व्यक्ति ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो चीज जो करता है उसी को रेस्क्यू रेस्क्यू पर्सन बोलते हैं। जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेस्क्यू वर्क बोलते हैं। और जो करने वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्क्यू पर्सन करते हैं। काम को बोलते हैं रेस्क्यू वर्क, और जो करता है उसको बोलते हैं रेस्क्यू पर्सन। अब सवाल ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये आता है, पहले मैं पानी पीऊंगा, थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, उसके बाद में पढ़ूंगा, ध्यान देना। चलो, तो माइंस के बारे में हम लोग क्या जाने, माइंस के बारे में समझे कि माइंस, सबसे पहले माइंस के बारे में जानो। तो माइंस दो तरह के, अंडरग्राउंड एक ओपन कास्ट। तो ओपन कास्ट माइंस को कंट्रोल करना बहुत आसान है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट घट गया, ठीक है, तो ओपन कास्ट में क्या है, 2 आदमी 4 आदमी आया, गया उठाया उसको, ऊपर से लेके कहीं पर हॉस्पिटलाइज कर दिया। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में तुम लिख के देता हूं, ना तो किसी सेना का जवान को उतना अच्छे से पता होगा, तुम ना तो एनडीआरएफ की टीम लगा सकते हो, ना बीएसएफ को लगा सकते हो, ना कोई टीम लगा सकते हो। अगर अंडरग्राउंड माइंस में धोरी चास नाला ऐसा कोई घटना, कोई डिजास्टर घट जाता है, इसमें बहुत सारे लोगों का जान फंसा हुआ रहता है, ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो कोई सेना का जवान उसमें काम करवाई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कोई आइडिया ही नहीं उस चीज के बारे में कि माइंस क्या, उसको पता ही नहीं गैलरी क्या होता है, पिलर क्या होता है, रास्ता क्या होता है। तुम सोच के देखो, एक बिल्डिंग में आग लगा, पूरा फायर ब्रिगेड का टीम जाके उस बिल्डिंग में जाके आग को बुझा के सब चीज निपटा के आदमी को सुरक्षित निकाल के ले आते हैं, एकदम परफेक्ट ऑपरेशन। कोई सैनिक कोई कहीं पे हाईजेक हो गया, कोई कहीं पे कोई किडनैप कर लिया, हमारा टीम जाती है, पूरा देश का टीम, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी का बात है वहां पे जाके उसको क्या करते हैं, थोड़ा कर लेकर आती है। फिल्म वगैरह में अक्सर देखो। लेकिन मान लो, इमेजिन करो कि अगर कोई घटना माइंस में घट रहा है, अंडरग्राउंड माइंस में घट रहा है, उसके बारे में किसको पता है, पॉसिबल ही नहीं पता हो। तो इस चीज के लिए मैनेजमेंट के पास, मतलब इस चीज के लिए करने के लिए कौन जिम्मेवार है, पहले किसको करवाना होगा, खदान जिसको उसको करवाना होगा, खदान जो चलाएगा उसी को ना करवाना होगा भाई। तो इसी चीज के लिए ना एक नया तरह का रूल फॉर्मेशन किया गया, सोच ये आया कि माइंस में अगर रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क करना है तो अलग तरह का रूल बना के वो करना पड़ेगा, और उसमें उस लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस काम में इन्वॉल्व है, उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देके काम करवाना होगा, नहीं तो फिर हम लोग होगा। तो उसी विचार के साथ जो बनकर आया उसका नाम क्या रखा गया, रेस्क्यू। कि एक ऐसा नियम बनाया जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए जिसके जरिए अगर माइंस में कभी किसी तरह कोई दुर्घटना घटता है या कभी कुछ होता है, तो हम लोग क्या करें, एक टीम जाए और वो टीम क्या करे, व्यक्ति को वहां से सुरक्षित पूर्वक निकाल कर ला सके।
तो जिस चीज का फॉर्म हो उसका नाम क्या रखा गया, रेस्क्यू। हेडिंग दो, रेस्क्यू रूल। तो रेस्क्यू रूल है क्या, तो रेस्क्यू रूल मेनली क्या है, तो रेस्क्यू रूल क्या है, एक ऐसा रूल है जो बताता है कि माइंस में किस तरह रेस्क्यू होगा, कौन कौन रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू के लिए पर्सन क्या है, इसमें सारा बात है। रेस्क्यू के लिए कितने पर्सन होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, रेस्क्यू जो बनाएंगे उसका सेटअप क्या होगा, किस किस तरह का सेटअप होता नहीं होता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग इस सेशन में, इस क्लास में सारा चीज डिस्कशन करेंगे। ए टू जेड रेस्क्यू, मतलब अभी अगर आप एक बार अच्छा से पढ़ लिए तो आपको फर्स्ट क्लास एग्जाम तक लिख के रखना काम आएगा, आपको अलग से फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार आप अगर अभी कोर्स कर लेते हो। इसलिए ध्यान से सुन लो, आपका क्लास भर काम आएगा हर एक बात। और मैं तो ऐसे भी बहुत बार बोल भी दिया और ऐसा हुआ भी है कि अगर जो बच्चा मेरे पास एक बार पढ़ कर गया है ना, जो बच्चा, उसको सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मेरा नोट्स है तो उसको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कभी भी पास कर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते इसका बेसिक चीज के बारे में, जानते हैं कि बेसिक क्या है। तो रेस्क्यू रूल कौन सा साल का रूल है भाई, तो ये है आपका कौन सा साल का रूल बोलते हैं हम लोग, 1985। क्या है, 1985 ईयर का रूल है, 1985, ठीक है, 1985। तो ये हम लोग पहले बात समझे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि फॉर्म अंडर ये कब बना था, ठीक है। फॉर्म फॉर्म अंडर किसके अंदर ही बनाया गया, तो रेस्क्यू रूल किसके अधीन बना है, ए नंबर 1। फॉर्म अंडर ये बना है माइंस एक्ट का, माइंस एक्ट का सेक्शन, सेक्शन है 58, माइंस एक्ट का सेक्शन क्या है 58 के अधीन रेस्क्यू रूल बना है। माइंस एक्ट 1952 का जो सेक्शन 58 है उसमें ऐसा प्रावधान दिया गया है कि ओनर एजेंट मैनेजर को क्या करना है, रेस्क्यू रूल बनाना है। वो रेस्क्यू रूल बनाएंगे, रेस्क्यू रूल बना के मतलब रेस्क्यू रूल के बारे में उनको ये सारे एस्टेब्लिशमेंट करना है, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ठीक है ना, ये रेस्क्यू रूल के बारे में तो समझ में आ गया कि सर ये होता है। मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिहेबिटेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम द सेशन ऑफ द ऑब्जेक्शन 3 months कम इनटू फोर्स। ये कब से फोर्स में आया था ये, ठीक है, कब से फोर्स में आया, ठीक है, कम इनटू फोर्स। ये कब से ये नियम कम इनटू फोर्स, कब से ये कम इनटू लिखते हैं ना, हाँ, कम इनटू फोर्स, फोर्स ये कब से ये नियम जो है ना, नियम मतलब बाध्य होकर लगा है सारे माइंस में, ये लगा है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल, ठीक है, 1985, ठीक है, 1985 से 2 अप्रैल से ये क्या है, पूरा देश में लागू है, सारा देश में ये नियम लगता है, ठीक है, सारा देश में लगता है, ठीक है। इसका टाइटल तो पता चल ही गया, इसका नाम क्या होगा, रेस्क्यू रूल 1985, ठीक है, ये इसका है। और दूसरा नंबर ये अप्लाई कहां होता है, सी नंबर अप्लाई, ये कहां अप्लाई होता है, तो भारत का हर एक माइंस में अप्लाई कहां होता है, तो ऑल माइंस इन इंडिया, ऑल बिलो ग्राउंड माइंस, देखो ऑल बिलो ग्राउंड माइन, ऑल बिलो ग्राउंड माइंस इन इंडिया, ठीक है, जहां जहां अंडरग्राउंड माइंस है वहां पर ये नियम अप्लाई होगा, ठीक है। ओपन कास्ट में, ओपन कास्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पे नियम अप्लाई होता है। तो मोटा मोटी जो बात था, ठीक है, जो बात हम लोग को समझने लायक था, जिससे सवाल ज्यादा आ सकता है, ये एक पॉइंट तुम लिख सकते हो कि किसके अधीन ये आता है जो बनाइए, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रिहेबिलाइजेशन, रिहेबिलाइजेशन और तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये सवाल हम लोग का आया था, ठीक है ना, कि माइंस रेगुलेशन किसके अंतर्गत बनता है। तो ये मेरा लिखा हुआ भी था, तो पर बोलते हैं ना कितना ध्यान से नहीं पढ़े, तो ये आंसर मैं नहीं कर पाया, मुझे स्किप करना पड़ा इस सवाल को, कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो समझ में आ रहा था, लेकिन उसके साथ में थोड़ा 3-4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे कि नहीं बना पाया, मैं स्किप कर दिया था एग्जाम में, ठीक है। तो किसके अंडर आता, तुम ये भी लिख सकते हो, अपना लिख लो एक जगह, कहीं पे काम आएगा तुम्हारा। तो ये क्या आएगा, अंडर द मिनिस्ट्री किसके आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, लिखो। ये सवाल आप लोग के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अंडर द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, लेबर एंड री, लिखो, एंड री, काहे नहीं चल रहा यार पेन, यार, रिहेबिलाइजेशन, रिहेबी, HABILITATION, ठीक है, इस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। चलो पेन ठीक हो गया, तो इस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है ये, इस मिनिस्ट्री, बेसिक बात में ये सारा हो गया। अब हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ पार्ट को समझेंगे कि होता है क्या है, फिर हम लोग क्लासेस में आएंगे, फिर तब सब चीज अच्छे से क्लियर हो। देखो होता है कि तुम समझना, ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारा एक माइंस यहाँ पे, ठीक है, ये एक माइंस है, इमेजिन करके देखो कि तुम्हारा एक माइंस है, तुम उसका ओनर हो, ठीक है। अब अगर मान लो, तो इस तरह माइंस तो एक एरिया में एक तो होता नहीं है, सबको पता है कि बहुत सारा माइंस होता है, बहुत सारा खदान है, ठीक है, नहीं है। तो पहले सेटअप को समझेंगे तब बाकी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ध्यान समझना, ठीक है। मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ, इसमें इंक नहीं है, 2 दिन से ड्राई हो गया है ना, तो अच्छे से चल पाए। थोड़ा सा रुक जाओ ताकि इंक डाल के ना मैं बेहतर तरीके से लिख पाऊँ। एक तो रेड वाला पेन कहाँ चला गया, ग्रीन वाले। देखो अब इमेजिन करो कि बहुत सारा छोटा छोटा माइंस है, ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा माइंस, बहुत सारा माइंस होगा, ठीक है, इस तरह माइंस होगा। तो माइंस है, इस सब माइंस को क्या करना, हमको हमको एक सेफ्टी प्रोवाइड करना है, किसके थ्रू, रेस्क्यू के थ्रू। किस तरह का रेस्क्यू, कि कभी अगर माइंस में किसी तरह कोई दुर्घटना घट जाता है, कोई भी आकस्मिक चीज हो जाता है, अचानक कोई घटना घट गया, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें हमको रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क करना है, व्यक्तियों को वहां से सुरक्षित निकालना है। तुम इमेजिन करो, ठीक है। तो अगर यहां से सुरक्षित अगर किसी को निकालना है तो हमको टीम देना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि मान लो कि अब इसका मतलब क्या है कि इस माइंस के लिए यहाँ, इस माइंस के लिए यहाँ, इस माइंस के लिए यहाँ, सब जगह बनाना पड़ेगा, तब ना वो जाके सुरक्षित करेगा। तो ये पॉसिबल है नहीं कि सब जगह बनाए जा सके। तो नियम क्या बनाया गया कि जो माइंस होगा ना, उससे 35 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। जैसे ये माइंस है, तो एक इससे 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 ऐसा बनेगा जगह जहां से क्या सब 35 किलोमीटर के अंदर सब जगह जाए। तो इमेजिन किया कि मान लो इतना सारा जगह था, 35 किलोमीटर के अंदर था, तो इस सारा का सारा जगह आ गया तुम्हारा ये। तो यहाँ पर क्या किया, हम एक तो सेटअप बनाए, ठीक है, रेस्क्यू के लिए। ध्यान समझने, ब्लैक कलर का क्या सेटअप है, तो इसका जो नाम, जो बहुत सारा माइंस को एक साथ असिस्ट कर रहा है ना, तो इसका क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया रेस्क्यू स्टेशन। ध्यान समझना, रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है। सबसे पहले तो रेस्क्यू स्टेशन क्या है कि वो क्या है, वो 35 किलोमीटर के रेडियस में आने वाला हर एक चीज को, ठीक है, वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा, जितना 35 किलोमीटर के अंदर आए। यहाँ 35 किलोमीटर माइंस, तो बोले सर प्राइवेट माइंस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट प्राइवेट से। अगर अंडरग्राउंड माइंस है ना, तो सबको क्या करेगा, असिस्ट करेगा, उसका ड्यूटी असिस्ट करना, वो सबको असिस्ट करेगा। ये बात समझ में आया। अब तुम्हारा प्राइवेट माइंस है, तुम बोलोगे सर उपनाम रखेंगे, तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम इससे तुम सहयोग ले सकते। यानी रेस्क्यू स्टेशन क्या होता है, सबसे बड़ा सेटअप है जो क्या करता है कि किसी चीज को वो करता है। अब इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि 35-45 किलोमीटर तो हो गया। अब इमेजिन करो कि सारा काम अगर यही देखे तो पॉसिबल है कि सब चीज को कर पाए। तो सारा काम, क्योंकि रेस्क्यू में तो बहुत सारा वर्क है, किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कैसे करना है। दूसरा क्या करने की, सारा सेटअप को रेडी करना पड़ेगा। सेटअप मतलब सर, सेटअप मतलब कि जो एपरेटस पहन के जाएगा वो भी तो उसके पास ठीक ठाक होना चाहिए। अगर वो ढंग का सामान पहन के ना जाए तो उसको भी ठीक ठाक रखना पड़ेगा, ठीक है। एक टीम रखना पड़ेगा उसको रेस्क्यू के लिए, तो सारा चीज होना चाहिए। तो ये एक पार्ट हो गया रेस्क्यू स्टेशन का, पहले बेसिक समझो, ये हो गया जो ये सारा चीज करेगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो माइंस थोड़ा दूर होता है ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2-3 माइंस को मिला के एक और छोटा छोटा बना देते हैं। जैसे मान लो ये माइंस थोड़ा दूर, ये माइंस तो यहाँ पर एक छोटा सा और पार्ट बना देते हैं। ये भी क्या करता है, रेस्क्यू स्टेशन जैसा ही काम करता है। लेकिन ये इसका मेन बात क्या है ना, कि रेस्क्यू स्टेशन का ही काम करेगा। लेकिन ये क्या करता है ना, ट्रेनिंग नहीं देता है, इनिशियल ट्रेनिंग नहीं देता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग देता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवा देगा, ट्रेनिंग वगैरह करवा देगा, लेकिन इनिशियल ट्रेनिंग नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर इनिशियल ट्रेनिंग और ये दोनों चीज है क्या। देखो ध्यान सुनना, जैसे मान लो 2 तरह का ट्रेनिंग होता है। एक व्यक्ति है, जैसे मान लो तुमको रेस्क्यू सिखा रहा है, तो उसको पहले इनिशियली ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भाई रेस्क्यू बहुत खतरनाक है, लंबा चौड़ा क्लास चलेगा, ही चलेगा, वो चलेगा, दिस दैट पूरा बताओगे। तो वो बहुत लंबा क्लासेस चलती है, उसमें बहुत सारा चीज, लगभग 14 डेज के आसपास तो होता है क्लासेस, मुझे जहां तक लिया पता है 14 डेज के आसपास का ट्रेनिंग होता है पूरा। उसमें गैलरी में तुम्हारा तुम्हारा BG4 जो अपरेटस मैंने पढ़ाया था, या फिर BG174 बायोपैक का जो मॉडल, उस सब अपरेटस पहन के पूरा ट्रेनिंग करते हैं फुल्ली। हर एक तरह के अपरेटस चलाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने के लिए कहाँ क्या है नहीं है, हर चीज के बारे में सिखाया था उसको, पूरा लंबा चौड़ा ट्रेनिंग होता है। तो वो ट्रेनिंग होगा, उसको बोलते हैं इनिशियल ट्रेनिंग, ठीक है। अब एक बात है कि जो रेस्क्यू ट्रेन पहले से बन चुका है, दोबारा उसको ट्रेनिंग उतना देने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देकर हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इनिशियल ट्रेनिंग क्या होता है ना, केवल इसमें होता है इनिशियल ट्रेनिंग। इनिशियल ट्रेनिंग कहां पे होगा, रेस्क्यू स्टेशन में केवल इनिशियल होगा, इनिशियल ट्रेनिंग केवल यहीं पे होगा। लेकिन रिफ्रेशर ट्रेनिंग नहीं है ना मेरा, वो रेस्क्यू स्टेशन में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। मतलब एक बार अगर तुम यहां से ट्रेनिंग करके चला अपना माइंड, ठीक है ना, तो उसके बाद तुम यहां से कर पाओगे। तो दूसरा सेटअप हो गया, सेटअप नंबर 1 और सेटअप 2। तो इसका काम है ना, इससे थोड़ा कम है, इससे थोड़ा छोटा होता है, तो इसका काम भी थोड़ा कम है। इससे थोड़ा क्या होता है, ये जो तुम रेस्क्यू स्टेशन देखे ना RS, और ये क्या बोलेंगे, रेस्क्यू रूम बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको बोलते हैं रेस्क्यू रूम, माफ करना, इसको क्या नाम है, रेस्क्यू रूम। इसका काम क्या होता है, इससे थोड़ा कम होता है, ये इसको बोलते हैं रेस्क्यू रूम, ठीक है, RR रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू स्टेशन से रेस्क्यू रूम का काम क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर क्या है, अगर मान लो अभी क्या है कि इसके बावजूद भी क्या है कि एक माइंस थोड़ा और दूर चला गया, इसमें नहीं है, तो उसमें माइंस में ना सरफेस के ऊपर ना कुछ इक्विपमेंट को हम लोग रखने के लिए बोलता है कि सरफेस पे आप कुछ इक्विपमेंट रखे, अगर आपके पास रेस्क्यू रूम भी
और रेस्क्यू स्टेशन पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो ये 3 तरह का सेटअप हो गया। शेयर बेस क्या होता है समझ लिए, का मोटा मोटी जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्स का बेसिक पार्ट है। तो हम लोग बेसिकली अभी क्या जाने, हम लोग बेसिकली इस पूरा बोर्ड में जो लिखा है उसको एक बार जस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि रेस्क्यू जो रूल है 1985 कहलाता है, ये कहां पे फॉर्म हुआ था? माइंस एक्ट का सेक्शन 58 के अधीन ये बना हुआ नियम है। ये कब से फोर्स में आया? तो 2 अप्रैल 1985 से क्या है ये नियम लागू हुआ है, सारे माइंस में नियम लागू हुआ है। कहां अप्लाई होता है? तो बिलो ग्राउंड माइंस, भारत में जितना सब में ये नियम लागू होता है। और ये किसके अंदर आती है? तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये चीज आपके बहुत सारे जगह पे काम आएगा, इस लेटर को याद रखना। क्योंकि ये जैसे मेरा एग्जाम जो भी था वो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं कि टाटा कंडक्ट करवाई थी टीसीएस, और आपका भी जो एग्जाम है टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है कि सेकंड क्लास का क्वेश्चन आपको दिया जाए, अरे इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा उम्मीद है कि आपको भी सवाल जो हम लोग का सवाल आया था वो आपके भी एग्जाम्स में मिलने का ज्यादा उम्मीद है। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पे ध्यान बहुत लोगों का नहीं जाता है, ठीक है नहीं, बहुत लोग नहीं जाता है। तो मोटा मोटे खैर हम लोग समझ गए यहाँ पे, तो ये वाला और ये वाला बात सब समझ में आया। अब हम लोग जाने कि 2 तरह का सेटअप चाहिए। माइंस को जो बड़ा सारा एक सेटअप, बड़ा वाला एक सेटअप बनाना पड़ेगा जो पूरा माइंस के आसपास के एरिया को पूरा असिस्ट करेगा वो, और एक छोटा सेटअप भी बना के रखना पड़ेगा। और माइंस बहुत दूर है तो छोटा वाला सेटअप को बोलते हैं रेस्क्यू रूम और बड़ा वाला बोलते हैं रेस्क्यू स्टेशन। समझ में आया कि नहीं? तुम खुद सोचो ना, ऐसे मान लो कि तुम इमेजिन करो क्या होता है, एक व्यक्ति को तुम ट्रेन करना है तो तुमको बड़ा सा सेटअप बना के ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर बीच में छोटा छोटा ट्रेनिंग करवा के भी तुम उससे वो जो चीज है वो आउटपुट ले सकते हो। तो बेसिक चीज यहीं पे था सारा का सारा बात, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी कोई मन में डाउट रह गया है तो आप इसको देख लो। हिंदी किस, हिंदी नहीं था यार, हम लोग इंग्लिश ही था। रेस्क्यू रूल नॉट एप्लीकेबल इन ओपन कास्ट माइन। नहीं, ये जो नियम है ना ओपन कास्ट के लिए तो नहीं, अंडरग्राउंड के लिए लागू होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड के लागू होता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं, एक एक करके टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेस्क्यू स्टेशन के बारे में, ठीक है। रेस्क्यू स्टेशन से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। कोशिश करेंगे कि 3 दिन में पूरा का पूरा ये चीजें सारी खत्म हो जाए। अगर 2 दिन में हो जाए तो और अच्छा है, ठीक है ना। हम लोग समय को बचाते हुए जितना कम में बेहतर हो सके उस चीज पार्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहला लिखो रेस्क्यू स्टेशन, है ना, रेस्क्यू स्टेशन, RESCUE, रेस्क्यू स्टेशन। अब देखो पेन अच्छा लिखा रहा है, थोड़ा सा ना पेन में इंक भी खत्म हो गया तो थोड़ा बेहतर नहीं। अब सवाल है कि सर रेस्क्यू स्टेशन जो अभी बताया कि जो बड़ा वाला सेटअप है ना, तुम लिख लो रेस्क्यू स्टेशन मींस क्या, बड़ा वाला सेटअप, दिस इज अ लार्ज सेटअप, LARG, लार्ज सेटअप है ये, कभी कंफ्यूज मत होना। और फर्स्ट एड में क्या होता है, फर्स्ट एड रूम बड़ा होता है, रेस्क्यू में रेस्क्यू स्टेशन बड़ा है, ठीक है, उल्टा है। ये सवाल किसी एग्जाम में आया था, ठीक है ना, तो ये वाला, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसको बनाने के लिए किसका परमिशन चाहिए, परमिशन, कौन परमिशन देता है, परमिशन आपको पता है कि कोई सेटअप है तो बनाने का परमिशन कौन देगा, सीधा सीआई के पास चले जाइए, तो सीआई के ये हिसाब से होता है सारा कुछ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन होता है, ठीक है। तो यहां पे रेस्क्यू स्टेशन में चाहिए 1 इंस्ट्रक्टर, नहीं 1 सुपर इंटेंडेंट बोलते हैं हम लोग, सुपर इंटेंडेंट, सुपर इंटेंडेंट, एक सुपर इंटेंडेंट चाहिए। दूसरा नंबर 2 इंस्ट्रक्टर, क्या होता है मैं समझाऊंगा, पहले लिखो, ठीक है। 2 इंस्ट्रक्टर, INS, इंस्ट्रक्टर मिनिमम, मिनिमम कितना चाहिए, 2 इंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है, फोन करा, हाँ विकास, हाँ विकास, अच्छा ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं, हो गया। अब तीसरा नंबर लिखो, ए रेस्क्यू ब्रिगेड, ठीक है, डी नंबर लिखो, ध्यान सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ए रेस्क्यू ब्रिगेड, RESQU, रेस्क्यू ब्रिगेड। अच्छा, ब्रिगेड में जब भी हम ब्रिगेड का बात करते हैं तो कितना व्यक्ति होता है ब्रिगेड में, ब्रिगेड में कितना व्यक्ति होता है, ब्रिगेड में कितना व्यक्ति होता है, हाँ हेलो बोलो, सुनो ना, अभी क्लास ले रहा, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है।
तो मिनिमम कितना व्यक्ति होता है? 18% होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है? 80% होता है। ठीक है, 18%। अब ध्यान सुनो, अब सवाल यह है कि अभी हम लोग बोले ना कि रेस्क्यू पहले क्या बनेंगे? स्टेशन बनाना होगा। तो रेस्क्यू स्टेशन क्या बड़ा सा सेटअप? तो रेस्क्यू स्टेशन बनाने से तो नहीं होगा कि घर बना दिए, उसमें तो आदमी लोग को रखना पड़ेगा ना। ध्यान से सुनना। होता है क्या, पहले पहले प्रॉब्लम समझते फिर समझते कि क्या चीज होती है। देखो, अब प्रैक्टिकल एक चीज को सोचते हैं। ठीक है, इमेजिन करो कि कोई एक माइंस है। ठीक है, कोई माइंस है। इस माइंस का मैं नाम देता हूं। ठीक है, एक माइंस का नाम देता हूं, मान लेता हूं मैं XYZ। एक माइंस XYZ। ठीक है, एक माइंस है, एक माइंस XYZ। ठीक है, मान लेते हैं, चलो इसका नाम दे दें। ठीक है, XYZ एक माइंस। इस माइंस में क्या हुआ कि कोई भी घटना कारण क्या हुआ? एक्सप्लोजन, फायर कुछ भी हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो प्रॉब्लम होने के कारण क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि 5% जो रेस्क्यू ट्रेंड वाले होते हैं ना, माइंस में हमेशा रहता है। ऐसे पढ़े हो कि नहीं? 5 व्यक्ति हमेशा रहता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, रेस्क्यू, तुम्हारा स्टेशन वहां पर है। रेस्क्यू स्टेशन कहां है? तुम इमेजिन करो, रेस्क्यू स्टेशन यहां पर, इसका दूरी यहां से 30 किलोमीटर है। तुम सोच के देखो, 30 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये माइंस का मैनेजर जो है, इमेज, अब दूसरा पार्ट लो। इस माइंस का जो मैनेजर होगा बेचारा, ये, इसको पता चला कि मेरे माइंस में घटना घट चुका है, ये तो पूरा रो देगा यहाँ पे। अब ये क्या करेगा? फोन करेगा किसको? रेस्क्यू स्टेशन को फोन करेगा। ये व्यक्ति यहां से जाएगा, ठीक है, अपना सेटअप को लेके, ये जाके फिर रेस्क्यू रिकवरी वर्क स्टार्ट होगा। अब तुम एक बात इमेजिन करो, घटना घटा, इस मैनेजर को पता चला, ये जाके इन्फॉर्म किया और यहां से आदमी आया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना लगेगा? कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2 घंटा। अगर पहले से कोई सूट उट पहन के खड़ा भी हो ना, तो भी 2 घंटा लगेगा, तो भी 2 घंटा लगेगा। वहां अगर आदमी ना हो, इसमें रूम में अगर आदमी मौजूद ना हो, तो थोड़ा लेट भी लग सकता है, लेकिन 2 घंटा तो मिनिमम लग जाएगा। मतलब इसमें अलग से हमको व्यक्ति को ट्रेंड करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अरे आग लगा है, चलो चलो चलो, तुम भी चलो, तुम भी फोन कर, ऐसा नहीं होगा। यहां पर ड्यूटी ही इनका होगा। ये जो 18 मेंबर है ना, ये ड्यूटी इनका होगा कि कभी भी फोन आए तो पहन ओढ़ के रेडी रहे निकलने के लिए। ये समझो तुम। तो ये जो 18 ब्रिगेड है ना, 18 ब्रिगेड कहां होता है? यहाँ पर होता है, रेडी अवस्था में रहता है, कभी भी फोन आइए। अब यहाँ पर अगर मान लो 18 आदमी नहीं है, कहीं पे चला गया, तो फोन आएगा तो क्या होगा? वो तो सोया रहेगा, सर ठीक है सर आएंगे सर, अभी तो सर छुट्टी लिए सर, अभी तो सर हम आए घर खाना खाने के लिए। नहीं चलेगा। वो 18 व्यक्ति काम यही है कि कहीं से भी फोन आ जाए, नॉट दैट माइंस किधरों से फोन आया, सब जगह आपको जाना पड़ेगा, तुरंत रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। आप जाइए वहां रेस्क्यू रिकवरी वर्क स्टार्ट करिए। तो इनिशियली क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे घटना घटती है ना, तो भी इसको आने में लगभग 2 घंटा का समय लगेगा। तो मान लो 2 घंटा में आया, ठीक है, और व्यक्ति नहीं है तो ज्यादा घंटा लगेगा। तो उस समय क्या होता है, जो 5% है जो माइंस के, पहले ये लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। रेस्क्यू 10% तो माइंस में भी तो 5 रखना होता है ना मिनिमम, 100 से ज्यादा व्यक्ति हो तो 5% पहले माइंस में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मोटा मोटी 3-4 घंटा अपना रेस्क्यू रिकवरी वर्क करेंगे पहला। जैसे इसका रेस्क्यू रिकवरी वर्क इसका हो जाएगा, तो उस समय तक जितना देर कर पाएंगे करेंगे। फिर क्या होगा, बाकी लोग भी आएंगे और बाकी फिर अपना काम को आगे हैंड ओवर करेंगे, क्या भाई हमको ऐसे काम करना है। तो इस तरह से नॉर्मली होता ही है। तो माइंस में सरफेस पे ऑलरेडी 5 वर्कर होते हैं और तुम्हारा बाकी ये रेस्क्यू ये। इसके अलावा रेस्क्यू स्टेशन होता है, बगल का माइंस में भी रेस्क्यू मेंबर होता है। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा रेस्क्यू वर्क चलने वाला है, तो दूसरा माइंस का भी व्यक्ति को बुलाया जाता है। पूरा को पूरा मेला लग जाता है। आप सोच नहीं सकते हो, कभी रेस्क्यू रिकवरी वर्क देखे नहीं हो तो ना, गाड़ी और व्यक्ति का ना पूरा जमावड़ा हो जाता है एकदम, पूरा चारों तरफ से लगता है कि पूरा छावनी बन चुका है जहां पर रेस्क्यू और रिकवरी वर्क चलता है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चल गया तो। और ये 18% है ना, इस 80% का काम क्या पता है? अगर कोई मान लो रेस्क्यू वर्क अगर मान लो 3 शिफ्ट में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, जा रहा आ रहा जा रहा, तो क्या करेगा, लॉन्ग लास्टिंग के लिए कि 6 व्यक्ति एक सेट में, फिर 6 व्यक्ति दूसरा सेट में, फिर 6 व्यक्ति तीसरा सेट में। यही वाला क्या हो, घुमा घुमा के जाएगा, ये आएगा तो फिर ही जाएगा, फिर ही आएगा तो ये जाएगा, इस तरह से कंटिन्यू रोटेशन में चलता है। इसीलिए 18। अब सवाल ये तो समझ में आएगा कि सर आदमी को रखना जरूरी है कि 18 व्यक्ति चाहिए वहां पे, ताकि 3 शिफ्ट में काम हो। एक व्यक्ति गया, दूसरा पहन के खड़ा रहेगा, वो जैसे आएगा फिर ही जाएगा, वो थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर तीसरा व्यक्ति तब तक पहन के खड़ा हो गया, ऐसा होता है। समझो, जैसे 18 लोग है ना बाबू, तो 18 लोग में देखो 6 6 और 6 हो गया, तो ये वाला रेस्क्यू में चला गया, ठीक है। तब क्या होगा, ये पहन ओढ़ के तैयार हो गया, फिर ये पहन ओढ़ के तैयार हुआ, फिर जब ये आया तो ये रेस्ट में चला जाएगा, फिर ये क्या होगा, तैयार हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू रेस्क्यू रिकवरी वर्क होता रहेगा। इस तरह 6-6 लोगों का, इसलिए 6-6 लोगों का टीम चाहिए। तो ये समझ में आया। अब सवाल ये कि ये जो इतना आदमी है, ये जो काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा कि ऐसे ही मतलब पढ़ा रहेगा? इसको हमेशा ट्रेनिंग नॉलेज वगैरह मिलता रहेगा। जो ट्रेनिंग मिलेगा इसको, जो प्रोवाइड करेंगे, उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्टर। तो 18 क्या चाहिए, मेंबर होना चाहिए रेस्क्यू 10%, और 2 इंस्ट्रक्टर मिनिमम, 2 पढ़ाने वाला अधिकारी रहेगा जो उसको पढ़ाएगा, जो समझाएगा कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। अब सवाल ये है
कि पढ़ाने वाला ही तो हो गया, तो पढ़ाने वाला टीचर और स्टूडेंट हो गया, तो उसके पास तो प्रिंसिपल भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो एक सुपरिंटेंडेंट जो सबका हेड रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू सुपरिंटेंडेंट। उसी के देख रेख में पूरा का पूरा जो सेटअप होता है, चाहे वो रेस्क्यू रूम हो, रेस्क्यू स्टेशन हो, सब कुछ उसी का अंडर रहता है। तो मेन हेड कौन हो गया? सुपरिंटेंडेंट। अगर आपसे कभी पूछे रेस्क्यू स्टेशन में सबसे मेन हेड कौन है? सुपरिंटेंडेंट। कितना होता है? एक होता है, कम से कम एक ही होता है। इंस्ट्रक्टर कितना होता है? कम से कम 2 होता है। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन कितना होता है? मिनिमम 18 पर्सन होते हैं। तुमको जरूरत लग रहा है तो तुम 50 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जितना रखना रखो, लेकिन ये सेटअप मिनिमम चाहिए। कहाँ? रेस्क्यू स्टेशन में इतने सारे लोगों का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अब एक बात समझ में आया कि चलिए इतना आदमी तो हमको लगा, लेकिन ये लोग काम क्या करेगा भाई? इतना आदमी है तो करेगा क्या काम? तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा सर। जो आप बार बार बोल रहे हैं कि सर रेस्क्यू स्टेशन इतना बड़ा सेटअप, कुछ वर्ड में बताइए, कुछ लिख के बताइए। तो देखो, रेस्क्यू स्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मतलब इसका काम क्या है, कि रेस्क्यू स्टेशन किस किस तरह से काम करेगा, क्या क्या काम उसको करने के बारे में आती है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इसका काम होता है ए नंबर, देखो, इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग। इम्पार्टिंग या प्रोवाइड भी लिख सकते हो। इम्पार्टिंग की जगह प्रोवाइड लिख लो, इम्पार्टिंग, ठीक है, या फिर लिख लो प्रोवाइड। प्रोवाइड, ठीक है। इनिशियल ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग, ठीक है। क्या करता है ये? ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग किसके लिए? तो रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू करने के लिए ना, जो इनिशियल ट्रेनिंग किसी को जरूरत होता है, किसी को सबसे पहले सिखाना होता है, तो वो रेस्क्यू स्टेशन काम करे, मतलब ट्रेनिंग देने काम करता है, पहला बात। और क्या करता है ये? और क्या करता है? प्रोवाइड द सपोर्ट। अच्छा, और दूसरा क्या करता है? ठीक है, इम्पार्टिंग स्लैश प्रोवाइड, ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, देखो दूसरा क्या करता है? तो इम्पार्टिंग, TRAINING, ठीक है। दूसरा क्या करता है? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। जैसे कोई व्यक्ति है, हर 6 महीना साल भर बाद अगर आप उसको रिफ्रेश नहीं करोगे, ट्रेनिंग दोबारा नहीं दोगे, तो भूल जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने काम करेगा। बोलो सर इसका मतलब क्या? देखो, माइंड से मान लो कि 5 व्यक्ति को चेन किए कि हाँ ये 5 व्यक्ति रेस्क्यू ट्रेन है, ठीक है। उसको माइंड से भेज दिए, तो 3 महीना 4 महीना बाद वो जाके ट्रेनिंग करने बोले कि जा कर ले, तो कर लेगा? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग वर्क अलग है, वो तो प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहा है। तो उसको समय समय पे क्या कर, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है? तो रेस्क्यू स्टेशन में रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होता है। बट तुम जाओगे, तुमको बोलेगा देखो पिछले बार तुम आया था ना, तुम ये सिखाए थे। बोले हाँ सर ये सिखाए थे, लोग करके दिखाओ कैसे होता है। तो तुम बोलेगा सर देखिए ऐसे से पहनेंगे, ऐसे करके जाएंगे। गुड, वेरी गुड, तुमको आता है, ठीक है, तुम्हारा ट्रेनिंग आज हो गया पूरा। कुछ जरूरत का बात और सिखाने वाला तो तुम उसको सिखा दो, अच्छा इसमें ऐसा चीज सीखना है, इसमें ये करना है। तो रेस्क्यू रेस्क्यू जो स्टेशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है? पहले इनिशियल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा व्यक्ति गया 6 महीना 7 महीना बाद, तो उसको फिर से रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है। हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग के ऊपर भी छोटा मोटा नोट्स लिखेंगे, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी बात होगी। तीसरा नंबर क्या होता है, और क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे? तीसरा नंबर क्या होना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे सी नंबर में, प्रोवाइडेड द सपोर्ट। जो मेन काम है इसका, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, वो जगह कम बच रहा है, लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्या करेगा? प्रोवाइड द सपोर्ट। ठीक, क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सी नंबर। कब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? किसको सपोर्ट देगा? अंडरग्राउंड का है क्या सर? जो खदान में जाके क्या सपोर्ट लगाएगा? नहीं, ये क्या सपोर्ट लगाएगा? लिखो, प्रोवाइड द सपोर्ट इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट। लिखो, नहीं ब्लू से लिखूंगा, लिखो प्रोवाइड सपोर्ट, सी नंबर। बोले कल क्लास रहेगा ना? कल नहीं है, कल ही तो फ्राइडे है ना, कल कौन सा दिन है? कल थर्सडे है, अच्छा अच्छा। अच्छा कल थर्सडे है, सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, जो करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, हमको करवाना है उसको। जितना बच्चा इंटरेस्टेड होगा उसको तो करवाना ही पड़ेगा ना। हाँ, जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा, 10 बच्चा भी करेगा तो करवाना है ना। वैसा नहीं सोचना है कुछ। हाँ ठीक, ठीक है। हम्म 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 अच्छा ठीक है, हम इसमें बाद में बात करें, हम क्लास ले रहे हैं। हम्म प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, इन केस ऑफ मेजर। लिखो, इन केस ऑफ मेजर,
मेजर, ठीक है, इन केस ऑफ मेजर, लिखो मेजर एक्सीडेंट, देखा ध्यान सुनना, ठीक है, एक्सीडेंट। जो बच्चा खिचड़ी हलवा जो बोल रहा था ना, सबको खत्म हो गया होगा, अब सबको अब समझ में आ रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेजर घटना घटा है ना, तो उस केस में सपोर्ट देने का। तुम बोलोगे सर मेजर में, माइनर में कहीं नहीं देगा। अरे गधा, जो माइनर होगा, एक आदमी बेहोश हुआ है तो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जाएगा, उठा के ले आएगा उसको। जो खदान वाला 5 आदमी, तुम सोच के देखो ना, खदान में जो 5 आदमी है ना भाई, एक आदमी बेहोश हो गया, गिर गया, वही 5 आदमी उठा के ले आएगा रेस्क्यू करके। लेकिन अगर मान लो कोई तरह का कुछ ऐसा घटना घटा जो माइंस बंद होने का कागार पे है, जिसमें सेक्शन 22A लगाया जा सकता, कुछ भी लग सकता है, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा? उस केस में जो लंबा चौड़ा, जो लॉन्ग लास्टिंग तुम्हारा रेस्क्यू रिकवरी वर्क होता है, तो वहां पे इसका स्टेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा गया है, और लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू वर्क, मेजर एक्सीडेंट और लॉन्ग लास्टिंग, देखो यहां लिखा गया है लॉन्ग लास्टिंग, LASTING, लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू वर्क, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू वर्क में क्या करते हैं? हेल्प करता है। रेस्क्यू वर्क में क्या होता है? ये सपोर्ट करता है। तो हम लोग क्या जाने भाई? हम लोग बेसिकली क्या सीखे अभी तक? हम लोग सीखे कि रेस्क्यू जो रूम है, स्टेशन है, वो पहला उसमें इंपार्टिंग ट्रेनिंग देगा, दूसरा नंबर क्या करेगा? रिफ्रेशर ट्रेनिंग देगा, सी नंबर रेस्क्यू वर्क में क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। इसके अलावा एक और काम करता है, जो सब इसके अलावा भी एक और वर्क होता है, तो ये वाला तुमको याद रखना पड़ेगा। कैरी द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम, ये क्या करेगा साथ में? कैरी द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम, रेस्क्यू रूम का काम करेगा, रेस्क्यू रूम, ठीक है। बोलेगा अब सर रेस्क्यू रूम है तो कहे काम करेगा? नहीं, जहां रेस्क्यू रूम नहीं है वहां, वेयर नो रेस्क्यू रूम, ठीक है, इन माइंस, वेयर नो रेस्क्यू रूम, जहां पर रेस्क्यू रूम नहीं है ना, ठीक है, इन माइंस, माइंस में जहां पर रेस्क्यू रूम नहीं है ना बाबू, वहां पर, ठीक है, ठीक है, वहां पर क्या करेगा? ये रेस्क्यू रूम का भी काम करेगा, रेस्क्यू रूम का जो ड्यूटी आता है वो भी करेगा। तो रेस्क्यू रूम का ड्यूटी क्या अभी तक हम लोग लिखे नहीं, अभी अगला आगे हम लोग लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा रेस्क्यू रूम क्या होता है। तो हम लोग देखो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, मोटा मोटी बात क्या जाने? हम लोग जाने कि सबसे बड़ा एक सेटअप जो होता है किसी भी तरह के रेस्क्यू वर्क के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है। रेस्क्यू स्टेशन में क्या होता है? इट इज CI बाय द्वारा अप्रूव्ड होता है। इसमें एक होता है तुम्हारा सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, एक क्या होता है? सुपरिंटेंडेंट होता है। अच्छा, तुम लोग से मैं पूछता, तुम लोग बताना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम लोग भी सीख लोगे, ठीक है ना, तुम लोग रिप्लाई देना। तो रेस्क्यू रूम हम लोग, रेस्क्यू स्टेशन देखे, सबसे बड़ा सेटअप क्या है? रेस्क्यू स्टेशन, ओके। तो रेस्क्यू स्टेशन में जो सबसे बड़ा सेटअप होता है, तो पहला रेस्क्यू स्टेशन में पहला क्या होता है? उसमें एक क्या होना चाहिए? सुपरिंटेंडेंट। और इंस्ट्रक्टर कितने होते हैं? तो 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिसका ड्यूटी क्या? पढ़ाना। और रेस्क्यू ब्रिगेड में, रेस्क्यू ब्रिगेड एक रखना पड़ेगा, उसमें कितना मेंबर होता है? तो रेस्क्यू ब्रिगेड में कितना मेंबर होता है? लगभग 18 मेंबर होते हैं, 18 लोग रेस्क्यू ब्रिगेड में रहना चाहिए। तो 3 चीज हम लोग जाने। अब सवाल ये आता है कि इतना आदमी को बना दिया, लेकिन ये करेगा क्या? सब करेगा क्या? तो सब का काम बांटा हुआ है, पूरा रेस्क्यू स्टेशन में काम दिया गया। तो ये क्या करेगा? इनिशियल ट्रेनिंग देगा। तो ट्रेनिंग कौन देता है? इंस्ट्रक्टर देगा, सुपरिंटेंडेंट लोग देंगे, ये इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग देंगे। जरूरत पड़ा नया व्यक्ति को आया, ठीक है, उसको फिर से ट्रेनिंग देना है, नया व्यक्ति को इनिशियल ट्रेनिंग, और जो पुराना व्यक्ति उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा ये क्या करेगा? प्रोवाइड द सपोर्ट इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट माइंस में घट गया, कोई दुर्घटना हो गया, तो माइंस को क्या करेगा? सपोर्ट करने काम करेगा भाई, कि आपको उस दर्द से, उस दुख से मुझे निकालना है। आपका जो व्यक्ति फंसा हुआ उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, सुरक्षित पूर्वक निकालेंगे। कोई लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू वर्क चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा? वहां पर ये हेल्प करेगा भाई, अपना ज्यादा से ज्यादा लोगों लेके पहुंचेगा, दल बल के साथ पहुंचेगा, पूरा सामान अपना अपरेटस लेके पहुंचेगा, सारा चीज को लेके, ठीक है। तो उस हिसाब से काम होगा। नेक्स्ट क्या है? कैरी द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम वेयर नो रेस्क्यू रूम इन माइंस। जहां पर कोई रेस्क्यू रूम पहले से नहीं है माइंस में, तो वहां पर क्या कर? रेस्क्यू रूम भी का भी काम करेगा ये, कि भाई हम रेस्क्यू रूम जैसा भी काम करेंगे। तो रेस्क्यू रूम का काम क्या होता है अभी मैं नहीं बताया हूं, अब मैं बताऊंगा कि रेस्क्यू रूम का काम क्या होता है। अब हम लोग आते हैं तो बेसिक बात समझ में आया कि रेस्क्यू स्टेशन जो है बहुत बड़ा सेटअप है, और उसमें 3-4 तरह का काम होता है और इतने सारी चीजों का जरूरत पड़ता है। मैं मोटा मोटा लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है ना कि सर रेस्क्यू रूम का तो समझ में आ गया, तो इसमें सामान उमान सर कुछ रखा जाएगा कि नहीं? कुछ इक्विपमेंट तो होना चाहिए ना जो काम करेगा, तो उसके बारे में लिख लो, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, इसमें जो इक्विपमेंट रखा जाएगा ना, इसका लिस्ट बना हुआ है। किसमें बना है भाई? इसका शेड्यूल, SC लिखो, शेड्यूल एज पर शेड्यूल 1, SCHE, ठीक है, ठीक है। किसमें दिया हुआ है? SCHEDULE, शेड्यूल 1 में दिया गया है सारा का सारा इक्विपमेंट का नाम, कि ये इक्विपमेंट इसमें रखना है। कौन सा शेड्यूल में? शेड्यूल 1 में, SCHEDULE।
ठीक है, शेड्यूल 1 में दिया गया है, उस शेड्यूल के अंतर्गत हम लोग सारा का सारा इक्विपमेंट को रखते हैं। कहां रखते हैं? तो रेस्क्यू स्टेशन में सारा का सारा इक्विपमेंट रखते हैं। तो सवाल यह आता है कि सर कुछ ऐसा खास इक्विपमेंट है क्या जो रखना होता है? तो दो चार का नाम अगर तुम लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूं, उसको तुम लिख लो। जो जो रखना तुम्हारा ध्यान में आना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है, नहीं तो मैं दोनों को एक साथ लिखवाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। रेस्क्यू रूम का, रेस्क्यू स्टेशन का मैं एक साथ लिखवा दूंगा। शेड्यूल 1 लिख के रखो। मैं क्या करूंगा, मतलब क्या करें, चार्ट बना देंगे, ठीक है, कि ये वाला इसमें इसमें कितना, तो रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू रूम उस हिसाब से करवा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा देर में, ठीक है, इसको हम थोड़ा देर में करेंगे। चलो, तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है कोई भी चीज में कि हाँ सर डाउट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, ठीक है, लगभग लगभग सारे बच्चों को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नो डाउट, ओके, थैंक यू। सी नंबर नहीं समझे, सी नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड द सपोर्ट इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट। माइंस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो उसके इसमें नोट स्टूडेंट जैसे डेट तो अच्छे से हाँ रहता है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है लंबा। देखो दोनों का मतलब, सी नंबर वाला में डाउट हो रहा है ज्यादा, मैं समझा देता हूँ। बोला प्रोवाइड द सपोर्ट इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट। तुम इमेजिन करो माइंस में क्या हो गया, एक तो डिजास्टर हो गया, ठीक है, डिजास्टर हो गया, बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, तो उसमें रेस्क्यू टीम जाएंगे, रेस्क्यू टीम जाके क्या करे, लॉन्ग लास्टिंग चलाएगा, वो लंबा चौड़ा चलेगा। तुम बोलोगे सर कम होगा, तो नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ता है। कम में क्या होता है ना, जो हमारे माइंस के जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन है तो वही लोग सब काम कर लेते हैं, रेस्क्यू रूम वाले आके ही ना सारा काम करके तुम्हारा ठीक ठाक करके चला जाते हैं। लेकिन जो लंबा वाला चीज होता है उसमें तुम्हारा रेस्क्यू स्टेशन का, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो तुम्हारा घर में क्या हो गया, तुम्हारा मोहल्ला में दो गुट में झगड़ा हो गया। दो गुट मतलब तुम इमेजिन करो कि कोई भी दो गुट है, एक्स और वाई, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो दोनों के बीच अगर झगड़ा हो गया दो गुट में, तो संभालने के लिए तुमको सेंट्रल का फोर्स का जरूरत पड़ेगा, तो ज्यादा भयानक हुआ है तो, ठीक है, कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो दो आदमी में झगड़ा हुआ है, दो मताल में झगड़ा हुआ, तो किसको क्या करना पड़ता है? एक पुलिस वाला आएगा, दो झपड़ मारेगा दोनों को, दोनों सीधा होकर हाँ सर ठीक है सर। तो अगर कोई बहुत बड़ा घटना है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स का जरूरत है, बहुत ज्यादा सेटअप का जरूरत है, तब हमको रेस्क्यू स्टेशन चाहिए। और अगर छोटा मोटा चीज है, दो छोटा मोटा चीज है, किसी का कुछ हो गया, उसमें रेस्क्यू टीम का जरूरत पड़ रहा, तो बस हमारे जो लोकल रेस्क्यू टीम माइंस वाले होते हैं वही कर लेता है, या फिर रेस्क्यू रूम वाला ही संभाल लेता है। तो रेस्क्यू स्टेशन के पास जाने की जरूरत नहीं। हर चीज के लिए हम लोग थोड़ी ना सेंटर का फोर्स को बुला लेते हैं। दो आदमी में दो घर में झगड़ा हो गया तो हम लोग सेंटर का फोर्स आता है क्या? कभी नहीं आता है। सेंटर का फोर्स जरूरत है, लोकल पुलिस ही काफी सब में, है कि नहीं? लोकल पुलिस ही काफी होता है इस सब चीजों में, इस सब चीज को कंट्रोल करना। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेस्क्यू स्टेशन के बारे में, ठीक है। हाँ, रेस्क्यू स्टेशन हेडिंग दो। अरे रेस्क्यू स्टेशन तो हुआ, कितना बार बोलेंगे? रेस्क्यू रूम, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, उल्टा लिखा हुआ है ना उसके जरिए, तुम्हारा फर्स्ट एड से उल्टा लिखा रहता है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, रेस्क्यू रूम के बारे में, ठीक है, रेस्क्यू रूम के बारे में। अब सवाल ये आता है कि कंडीशन क्या है, रेस्क्यू रूम कब बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहला बात है क्या रेस्क्यू रूम बनाना जरूरी है हर माइंस में? तो नहीं, जरूरत नहीं होता है। इसके लिए कंडीशन है बनाने के लिए ना, इसके लिए क्या होता है कंडीशन, कुछ कंडीशन है। किस कंडीशन में बनाते हैं? देखो मैं पहले ही बताया कि वेयर ठीक है, इसका कंडीशन दो, एक नंबर में लिखो, एट एवरी बिलो ग्राउंड माइंस। कंडीशन एक नंबर लिखो, एट एवरी लिखो, एट एवरी बिलो ग्राउंड माइन, ठीक है, बिलो ग्राउंड माइन से बनेगा, माइंस में रखना पड़ेगा, ठीक है, एट एवरी बिलो ग्राउंड माइन वेयर मोर देन 100% आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, वेयर वेयर मोर देन, ठीक है, मोर देन 100% 100% एम्प्लॉय आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉय। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय में लिखता हूं, ठीक है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ओ ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझे हो इस वर्ड को, बहुत बार लिखते हैं हम लोग। तो ये होना चाहिए, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, दो नंबर देयर इज, ठीक है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए तो ही, नहीं तो नहीं। ये एंड साथ में ये क्या होना चाहिए, एंड लिखो, एंड, ठीक है, देयर इज नो रेस्क्यू स्टेशन विद इन 35 किलोमीटर, एंड देयर इज, देखना समझना इस बात को, ठीक है, मैं समझाऊंगा। देयर इज नो रेस्क्यू स्टेशन विद इन 35 किलोमीटर, विद इन
35 किलोमीटर रेडियस। देखो ध्यान सुनो, देखो अब मान लो कि तुम रेस्क्यू रूम क्या है, रेस्क्यू स्टेशन से छोटा है। अब तुम सोचो, तुम्हारा घर में झगड़ा, तुम्हारा गांव ही है, पड़ोस का गांव ही है, ठीक है। अब तुम्हारा गांव में दो आदमी के बीच झगड़ा है, तुम इमेजिन करो ये तुम्हारा गांव है या पड़ोस का गांव ही है, ठीक है। तुम्हारा घर में दो घर के बीच झगड़ा है, तो अब तुम्हारा बगल में एगो क्या है, तुम्हारा फोर्स है, फोर्स का पूरा मतलब ये है, बटालियन रहती है। तो तुम्हारा दो घर में अगर झगड़ा हुआ तो तुम फोर्स अगर बगल में नहीं ना संभाल लेगा तुम्हारा, तो तुमको अलग से छोटा सा स्टेशन, पुलिस स्टेशन बनाने की जरूरत है? अंदर में जरूरत ही नहीं है, वही काम कर देगा सारा जो करना है। तो वही सवाल यहां पर है कि किस कंडीशन में। तो 35 किलोमीटर के अंदर, देखो इस चीज को आप अच्छा समझो, मान लो कि ये माइंस है मेरा, ठीक है, और ये एक माइंस है, तो इसमें पहले 100 आदमी ज्यादा होना चाहिए, पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, इसके 35 किलोमीटर में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है। 35 किलोमीटर अगर कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो ही हम लोग बनाएंगे। अगर रेस्क्यू स्टेशन है तो जरूरत ही नहीं है रेस्क्यू रूम अलग से बनाने का। लेकिन मान लो रेस्क्यू स्टेशन बहुत दूर है, कितना, 100 किलोमीटर में रेस्क्यू स्टेशन, 100 किलोमीटर में, ठीक है, तो 100 किलोमीटर में यहाँ पे है, तो ये आदमी को यहां से यहां जाने में तो टाइम लगेगा ना। तो उस केस में हम लोग छोटा सा क्या करते हैं, एक एस्टेब्लिश बना के रखते हैं, उसी का नाम है रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू रूम, ये जो रेस्क्यू रूम में क्या करेगा, जब कोई माइंस में प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो तुम इसको फोन कर देंगे, तुरंत से आके हम लोग का क्या करेगा, असिस्ट करेगा। तुरंत फोन करेंगे, तुरंत आ जाएगा, फटाक से काम करेगा। और फोन इसको भी करेंगे सेम टाइम में, ताकि ये रास्ता में चल दे अपना, वहां से जब तक ये आएगा तब तक ये अपना काम करेगा। तो रेस्क्यू स्टेशन क्या होता है, रेस्क्यू स्टेशन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कब बनाते हैं, जब 35 किलोमीटर के अंदर कोई रेस्क्यू, सॉरी यार बार बार उल्टा बोल रहा हूँ, रेस्क्यू रूम लोग बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब 35 किलोमीटर के अंदर कोई रेस्क्यू स्टेशन ना हो तब, पहला। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय का संख्या 100 से ज्यादा होना चाहिए, 100 से कम है तो जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों बात है, एंड है ना, दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो ही हमको रेस्क्यू रूम बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। मतलब मोटा मोटी फिर से एक बार, 100 से ज्यादा आदमी होना चाहिए और 35 किलोमीटर में रेस्क्यू स्टेशन नहीं, तब तुमको रेस्क्यू रूम बनाना पड़ेगा। 100 से कम एम्प्लॉय है, मत बनाओ। 35 किलोमीटर के अंदर रेस्क्यू स्टेशन है, मत बनाओ, रेस्क्यू रूम को जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा 35 किलोमीटर में रेस्क्यू स्टेशन बना हुआ है, तो तुम्हारा वही सारा काम करेगा, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो पहला बात समझ में आ गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ठीक है, इसमें एक चीज और आता है, ठीक है, कि जो रेस्क्यू स्टेशन होता है ना, इसमें एक नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो तुम, बी नंबर पॉइंट में, इसको अलग से पॉइंट लिखो, इसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए रेस्क्यू स्टेशन, ए रेस्क्यू रूम, ठीक है, प्रोवाइड हिज सर्विस, ठीक है। क्या रेस्क्यू स्टेशन ज्यादा माइंस को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? यस, कर सकता है। अ रेस्क्यू रूम, फिर गलती बोल रहे हैं, एक रेस्क्यू रूम, ठीक है, एक रेस्क्यू रूम, ठीक है, एक रेस्क्यू रूम नंबर ऑफ माइंस को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ए रेस्क्यू रूम कैन प्रोवाइड, ठीक है, लिखो कैन प्रोवाइड, ध्यान से, ठीक है, इसी के बारे में, एक रेस्क्यू रूम क्या आता है, कैन प्रोवाइड, ठीक है, कैन प्रोवाइड हिज सर्विस, देखना किस तरफ फंसाया है, हिज सर्विस, ठीक है, हिज सर्विस मोर देन वन माइंस, ठीक है, सर्विस मोर देन वन माइंस, तुम पूरा खुश हो जाओगे, मैनेजमेंट तो बहुत सारा माइंस को असिस्ट कर रहा था। तो उसी तरह अगर रेस्क्यू मेरा क्या है, रेस्क्यू रूम है, तो रेस्क्यू रूम भी क्या करता है, छोटा छोटा माइंस को असिस्ट कर सकता, दे सकता अपना सर्विस। लेकिन किसी भी हाल में 5,000 से ज्यादा आदमी ना, तुम बोलोगे सर 5,000 ज्यादा हो गया तो तुम 2 ठो बनाओ। 5,000 ज्यादा हो गया, मान लो 5,001 हो गया, 5,002 हो गया, 5,010 हो गया, सीआई से कुछ चीज में एग्जम्पशन मिल सकता है, लेकिन तुम 2 बनाओ, 10 बनाओ, जितना जरूरत है उस हिसाब से बनाओ। लेकिन 5,000 आदमी के लिए केवल एक ही रेस्क्यू रूम रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। सिंपल बात ये है, बस ये 2 कंडीशन है। पहला बात हम लोग देखें, रेस्क्यू रूम का बेसिक बात में समझे
इसका कंडीशन क्या है, तो हर बिलो ग्राउंड माइंस में बनता है जहां 100 से अधिक आदमी हो। दूसरा नंबर 35 किलोमीटर में रेडियस में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं होना। तीसरा नंबर क्या, कि एक रेस्क्यू रूम एक या एक से अधिक माइंस को सर्विस दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी भी हाल में 5000 से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ओई का मतलब ऑर्डिनरी एम्प्लॉय लिखा गया। मैं बार बार पहले भी बहुत बार इस वर्ड को डिस्कशन किया हूं क्लास में। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे चीज। तो बेसिकली यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है कि क्या क्या इसमें हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। कोई पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत हो तो डायरेक्ट लिख के भेजो कि हाँ सर ये पॉइंट समझ, ठीक है। किसी भी तरह सब माइंस को मिला के 5 से ज्यादा नहीं होना, 25 से 5 ज्यादा नहीं। बी वाला नहीं समझ में आ रहा? बी वाला का मतलब है कि कोई भी स्टेशन 35 किलोमीटर के रेडियस में नहीं होना चाहिए, तब रेस्क्यू रूम का जरूरत पड़ता है। अगर 35 किलोमीटर के रेडियस में अगर ऑलरेडी रेस्क्यू स्टेशन है तो रेस्क्यू रूम का जरूरत नहीं पड़ेगा। 35 किलोमीटर के अंदर अगर कोई रेस्क्यू स्टेशन है तो हमको रेस्क्यू रूम का जरूरत नहीं पड़ेगा। देयर इज नो रेस्क्यू स्टेशन विद इन 35 किलोमीटर रेडियस। जहां पे 35 किलोमीटर के अंदर कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है वहां पर हमको रेस्क्यू रूम बनाना पड़ेगा। अगर है तो बनाने का जरूरत नहीं है, आप उसमें छूट आपका है, ठीक है। बेसिक ये लिखा हुआ था। अब हम लोग जानते हैं क्या इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद जरूरत पड़ता है क्या, कि रेस्क्यू रूम में क्या होना चाहिए, ठीक है। रेस्क्यू रूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग देखे ना कि रेस्क्यू स्टेशन में क्या क्या चीज होना चाहिए, तो क्या क्या चीज होता है रेस्क्यू रूम में, ठीक है। रेस्क्यू रूम में क्या क्या चीज रहेगा, रेस्क्यू रूम में क्या क्या चीज होगा, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे। तो इसके अंदर क्या रहेगा, कैसे हम लोग क्या लिखे इसका हेडिंग, तो अपना हेडिंग लिख लेना अपना लैंग्वेज में क्या रहना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, इसको बोलते हैं रेस्क्यू रूम इंचार्ज। वो क्या होना चाहिए, रेस्क्यू रूम का इंचार्ज, RESCUE, रेस्क्यू रूम का इंचार्ज। रेस्क्यू रूम हैज, यहां लिख लो, रेस्क्यू रूम हैज लिख लो, HS हैज। रेस्क्यू रूम के पास क्या होगा, तो एक होगा रेस्क्यू रूम का इंचार्ज, INCHARG। आई थिंक ये वाला डी नंबर पॉइंट होगा ना, ABCD हो गया था, डी नंबर पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। डी नंबर पॉइंट ABCD हो गया था। इसमें पहला क्या होगा, रेस्क्यू रूम का एक इंचार्ज होगा। दूसरा नंबर, तो क्या इंचार्ज होने से काम हो जाएगा, उसको एक टीम भी तो देना पड़ेगा ना। 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, 5 RESQ ट्रेंड पर्सन, TRINED ट्रेंड पर्सन, 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन का जरूरत पड़ेगा। 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन में होना चाहिए, ठीक है। कितना ट्रेंड पर्सन रहेगा, 5। इक्विपमेंट रहना पड़ेगा, अब इसमें इक्विपमेंट भी रखना पड़ेगा। इक्विपमेंट जैसे हम लोग वहां देखे थे इक्विपमेंट, तो इसमें भी इक्विपमेंट रखना पड़ेगा। इक्विपमेंट कौन सा शेड्यूल में है, तो एज पर शेड्यूल किस में दिया हुआ है, तो शेड्यूल 2 में। जैसे वहां शेड्यूल 1 थे, यहाँ पे क्या शेड्यूल 2 में देना होगा, ठीक है। ये तुमको देना पड़ता है, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल 2 में क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर में। तो ये 3 चीज होना चाहिए, 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, ठीक है, एक रेस्क्यू रूम का इंचार्ज, और तुम्हारा ये रेस्क्यू रूम इंचार्ज है वो सब चीज कर लेगा, उसको अलग से तुम्हारा ट्रेनर इंस्ट्रक्टर का जरूरत नहीं पड़ता। वो रेस्क्यू रूम का इंचार्ज जो होता है वही काफी होता है किसी भी चीज को करने के लिए, वो पर्याप्त, ठीक है। तो मोटा मोटी बात हम लोग यहाँ पे सीखे क्या, कि एक रेस्क्यू स्टेशन हो गया, दूसरा रेस्क्यू रूम हो गया। रेस्क्यू रूम में तुम्हारा क्या क्या रहेगा, रेस्क्यू रूम में एक रेस्क्यू रूम का इंचार्ज, 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। क्यों, देखो अगर मान लो कि तुम फोन किए तो रेस्क्यू इंचार्ज उठाया तो अपना आदमी लेकर आएगा ना भाई काम करने के लिए। तुम सोच के देखो, ये सब मिनिमम है ना, ये मिनिमम है, मिनिमम 5, ज्यादा रखोगे और अच्छा बात। तो मिनिमम 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। तो वो अगर बोला मेरे पास आदमी नहीं है, मेरे आदमी जब ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया है, तुम फोन की वो आगे गाड़ी लेके, तो क्या करेगा अकेले आगे, बताओ क्या करेगा वो। बोला हाँ सर हम तो आ गए, अब फोन किया हम आ गए। बोले ठीक है भाई, कहते रहिए करिए रेस्क्यू रिकवरी वर्क। बोले मेरे पास आदमी नहीं है, तो आप ही के पास है सब, तो नहीं चलेगा। उसके पास उसका अपना व्यक्ति होना चाहिए, इसीलिए 5 व्यक्ति मिनिमम उसको देना पड़ेगा, कि कभी उसके पास फोन आए तो खुद व्यक्ति भी लेकर आए वो, ठीक है। खुद पहुंचने से उसको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वर्क का जरूरत है, यहाँ पे कोई लिखा पढ़ी वाला बात नहीं है कि वो करेंगे वहां पे, ठीक है। तो रेस्क्यू रूम है, तो उसके पास एक रेस्क्यू रूम का इंचार्ज, 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, और इक्विपमेंट चाहिए एज पर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये लिखो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि चलो ये बात तो समझ में आ गया कि ये चीजें होना चाहिए। अब वो करेगा कि उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन को जान लेते। किसका फंक्शन, आदमी का नहीं, रेस्क्यू रूम का। रेस्क्यू रूम को किस तरह का जिम्मेवारी सौंपा गया उसके बारे में देखो। क्या होना चाहिए इसके पास, किस तरह का जिम्मेवारी होना चाहिए, प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, असेंबली, टेस्टिंग, एडजस्टमेंट एंड ब्रीदिंग apparatus एंड अदर इक्विपमेंट apparatus। इसमें एक चीज मिसिंग हो रहा है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी देता है, पता नहीं इसमें काहे नहीं लिखे हम, ठीक है। इट्स प्रोवाइड द रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑल्सो,
ठीक है, इम्पार्टिंग द रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, पहला नंबर लिखो। ठीक है, पहला नंबर लिखो, एक नंबर लिखो, कम से कम एक तो मिला, पहला लिखो। देखो एक नंबर लिखो, प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर, क्या करते हैं, प्रोवाइड द फैसिलिटी, किस चीज का फैसिलिटी देता है ये भाई, इसके अंदर क्या फैसिलिटी मिलता है, तो पहला ही क्या होता है, क्या, प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, STORE, स्टोरेज, कमा स्टोरेज का फैसिलिटी में रखने का फैसिलिटी, कमा असेंबली, ध्यान समझना, देखो क्या क्या काम होता है वहां पे, ये समझ में आ जाए तुमको, असेंबली खोलने और बंद करने का, असेंबली मतलब कोई चीज को खोलते बंद करते, स्टोरेज मतलब रखना, असेंबली का। दूसरा टेस्टिंग, टेस्टिंग का फैसिलिटी इसके पास होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब किसी को कम बेसी करना है, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ ब्रीदिंग अपरेटर, ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और अदर इक्विपमेंट, ब्रीदिंग अपरेटर, APP लिखो, ब्रीदिंग अपरेटस, apparatus और अदर इक्विपमेंट, apparatus और अदर इक्विपमेंट। मतलब इसके पास ये फैसिलिटी होना चाहिए, जो रेस्क्यू रूम होगा ना, जिसमें वो क्या करे, वो स्टोर कर पाए, किसको स्टोर करे भाई, तो जितना भी ब्रीदिंग अपरेटर ऐसा इक्विपमेंट उसको रखने का जगह होना चाहिए, उसको असेंबली कर पाए, मतलब खोल पाए, देख पाए कि अंदर से ठीक है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। मान लो तुम इमेजिन करो, तुम लोग को बचाने गए, 5-10 आदमी फंसा हुआ है, तुम वहां गया, वहां जाके बोल रहा है सर इसका तो पाइप पे काम नहीं कर रहा, सोचो कितना, 10 गो आदमी उसका परिवार वहां पे खड़ा है कि कब आएगा बचाएगा, और आधा घंटा बाद तुम आया, तुम बोलेगा सर मेरा जो पाइप है ना सर, पाइप देखे ना सर काम नहीं कर रहा है। सोचो तो मतलब क्या क्या बीतेगा, जो लोग वहां पे उस पर क्या बीतेगा, मतलब क्या रिएक्शन होगा लोगों का, इमेजिन कर सकते हो। तो वैसा कंडीशन हो जाएगा वहां पे, तो क्या है उसके पास पहले से फैसिलिटी होना चाहिए कि ऐसा तुम करो, असेंबली करो, स्टोरेज करो, उसका टेस्टिंग करो, उसका एडजस्टमेंट करो, वो फैसिलिटी तुमको रखना है, तुमको करना है, देना है। तुम बोलोगे सर नहीं है तो छोड़ दो, रिजाइन मार दो, मत रखो, बंद कर दो। अगर है तो तुमको ये सारा फैसिलिटी होना चाहिए ताकि रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क के समय सारा काम है। ये सारा चीज ऐसा ना बाबू तुम सोच नहीं सकते हो, है ना। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, इसमें हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, प्लस माइनस करके माइनस में काम होता है, नो डाउट, सबको पता होता है, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन वी आर टेकिंग ए कैलकुलेटेड रिस्क, हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। बोलो सर कैलकुलेटेड रिस्क मतलब, देखो कैलकुलेटेड रिस्क मतलब होता है ऐसा रिस्क जिसमें मतलब वैसा नुकसान नहीं होता है। हम लोग फेस में भी कभी कभी होता है, मशीन खराब है तो भी हम लोग देखिए काम हुआ है, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग टेस्ट अच्छे से कर लिए, जांच लिए, सब चीज ओके है, तो हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि इसमें कुछ होगा नहीं, हम लोग प्रैक्टिस किए इसका। तो उस तरह का क्या है, उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन तुम्हारा क्या बोलेंगे कि अगर इस कंडीशन में जो पहले ही माइंस अगर दुविधा में पड़ा हो, उसमें अगर तुम रिस्क लोगे, ठीक है, अपना एपरेटस खराब थी खराब, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीजें नहीं करना, उस केस में आपको पहले से ऐसा तैयारी करके जाना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा ये सारी होना चाहिए। एक तुम लोग एक काम करना, आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ना एक लाइन आप लोग छोड़ के रखना, अगर कोई बच्चा मुझे कंफर्म करता, तो जहां तक मुझे याद है कि रेस्क्यू जो रूम होता है ना, वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और माइंस को असिस्ट भी करता है। आप लोग मेरी बात से संतुष्ट हो तो यस दबा दो कि हाँ सर यस सही है, लेकिन रेस्क्यू करता है कि नहीं करता है ना रिफ्रेशर ट्रेनिंग, यस नहीं करता है, नॉट श्योर, यस करता करता है। ये क्या करता है ना, रेस्क्यू रूम क्या करता है ना, रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। लिख के लिखने का लिखना है तो लिख लो, ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इट प्रोवाइड द रिफ्रेशर ट्रेनिंग, लिख के रख लो, हम लोग बाद में इसको चेक करके मैं करवा दूंगा, क्योंकि चूंकि मेरा नोट्स में नहीं है, हो सकता है लिखते वक्त कुछ मिसिंग हो गया हो, इसको मैं चेक करके मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है, पर मेरा ध्यान में ये करता है, पर नोट्स में नहीं है तो मैं कंफर्म होकर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो। तो मोटा मोटी बात समझ में आ गया कि ये सारे वक्त ये सारी चीजें होनी चाहिए, और साथ ही साथ माइंस में जब रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क होता है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा, है ना, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क में भी माइंस को असिस्ट करेगा, ठीक है, लिख लो असिस्ट, असिस्ट द माइंस, ठीक है, लिखो असिस्ट, नहीं तो ये लिखो वर्ड ज्यादा अच्छा, उसमें जो पहले वाला लिखे थे ना उसमें ज्यादा सुंदर लग रहा था दिखने में। क्या कर रहा है, प्रोवाइड द सपोर्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, प्रोवाइड सपोर्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, प्रोवाइड
सपोर्ट टू माइन लिखो, टू माइन, माइंस को सपोर्ट करता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। इन केस ऑफ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या करता है, एक्सीडेंट में हेल्प करता है। ठीक है ये, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग वाला लिख के रखो, रिफ्रेशर ट्रेनिंग वाला कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर गलत होगा तो हम लोग काट देंगे। रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेकिन करता है। ठीक है, अगर नहीं हुआ इसको चेक करके मैं काट दूंगा। अभी मेरा बुक कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा खिचड़ी बना हुआ है। ठीक है, पूरा जिंदगी खिचड़ी बन गया है। ठीक है बोला राहुल कि सर खिचड़ी ऐसा पढ़ा रहे हैं, जीवन भी खिचड़ी बन गया यार। 2 दिन 4 दिन जो एग्जाम था ना। ठीक है चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ये सारा चीज हो गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आज काहे नहीं किए, एग्जाम तो कल ही था। अरे आज कल से हम गायब थे, तुम लोगों को बताया था ना, इसलिए तो कल सुबह क्लास था। अभी तो आया हूँ 7 बजे, 7 बजे नहीं 6 बजे आया हूँ। 6 बजे उतरा घर में, 6 बजे उतरा और 7 बजे 7:30 बजे क्लास लेना स्टार्ट किया।